जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो साथियों, जैसे कि आपको वीडियो मिल चुका है कि नीट का एग्ज़ाम जो है 7 मई को इसकी डेट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो मोस्टली मान के चलिए हमारे पास 4 मंथ बचे हुए हैं और इन 4 मंथों में हमें फिजिक्स भी पढ़ना है, साथ में आपका बायोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक है, और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो साथियों, मान के चलिए अगर हम लोग 40 डेज़ देंगे तो 40 डेज़ ही हमारे पास बचे हैं एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो लगातार हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग हमारी पर्टिकुलर क्लासेस को ज़रूर देखिए और हो सके तो इन सेशन को शेयर भी किया करें। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट की बात करें, सेल्डन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। विरचाऊ ने व्याख्या की कोशिकाओं का निर्माण उसकी पूर्व कोशिकाओं से होता है और एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। तो साथियों, आंसर की बात करें तो क्या आंसर होगा जो इनमें से सही नहीं है, मतलब गलत होने वाला है। तो जो कोशिका की खोज की बात करें, ठीक है, ये किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में किया था। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, इसे मिला लीजिएगा, सभी यहाँ नीचे के सही होंगे। आगे देखिए, बोला गया है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। अब देखिए, जीवाणु क्युंडन से, पुरानी कोशिकाओं की पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से, अजैविक पदार्थों से। तो ध्यान दीजिएगा कि राइट आंसर की बात करें, ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व स्थित कोशिकाओं से। क्या राइट आंसर होगा? पूर्व स्थित कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी लोगों ने इसको लगाया होगा और बढ़ते हैं आगे। आते हैं जरा हम आगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, मतलब एक सही है बाकी सभी रॉन्ग है। सभी सजीवों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है क्या? जी हाँ, नहीं पाया जाता है। जंतु व पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती क्या? चलिए, एक में पाई जाती है, एक में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं क्या? जी नहीं। ओके, तो जो है कौन सा विकल्प सही है? तो बचा है ऑप्शन डी ही कि कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थों के एक नए सिरे से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सभी साथियों को नोट करना है, डी आंसर करेक्ट होगा। इसी प्रकार से हमें जो है सही जोड़ी मिलान करना है। तो देखिए, सही जोड़ी आपके स्क्रीन पर है। क्रिस्टी पीटी का झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना। बी की बात करें, सिस्टर्नी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलन और आपका थाइलेक्लाइड गाल्जी काय में चपटी डिस्क आकार की थैलीनुमा संरचना। तो बात करते हैं, सही जोड़ी मिलान करते हैं। क्रिस्टी की बात करें तो ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलयन। बात करें जो है आपका सिरटनी की, यह होगी आपकी गाल्जी काय में चपटी डिस्क आकार की थैलीनुमा संरचना। और बचा आपका थाइलेक्लाइड, तो ये होगा आपका पीटी का झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना। तो क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा।
सभी साथी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीसोसोम द्वारा किए गए कार्य को आपको पहचानना है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है। कोशिका झिल्ली का सतही क्षेत्रफल जो है यह बढ़ाते हैं। डीएनए की प्रतिकृति में सहायक है या उपयुक्त सभी। तो साथियों सभी लोग जो है आंसर करेंगे कि जो राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक, कोशिका झिल्ली का सही क्षेत्र पर बढ़ते हैं, और बचा है आपका डीएनए प्रतिकृति में सहायक है। तो आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उपयुक्त सभी करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये सारे जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे एनसीईआरटी और पुराने जो पेपर है इन सभी का संकलन है जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और प्रतिदिन यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग ज़रूर इसे लिया करें। उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ठीक है, या फिर होगा हरित लवक और राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर की बात करें, क्या आंसर होगा? जो है झिल्ली से परिबद्ध होते हैं, ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गैस रसधानी क्या है? आपका कूट रसधानी है, कुछ कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण है, नियम में भाग लेती है या उपयुक्त सभी। तो सभी साथी नोट करिएगा कि जो आपका उपयुक्त सभी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पालीसोम के क्या कार्य है? तो सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण, समान पॉलीपेप्टाइड की बहु प्रतिलिपियों का निर्माण, विकल्प ए व बी दोनों ही, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो राइट आंसर होगा जो आपका सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, ठीक है, तो यह आपका पालीसोम, ठीक है, जो है राइबोसोम पर गुच्छे के रूप में संवेदनशील जो आपका इसमें आरएनए होता है। ओके, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी बन जाएगा, ठीक है। क्या यह विकल्प ए और विकल्प बी दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड कुछ जो है वहाँ से फैक्ट मैंने लिया है, ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंतिम में अपने कमेंट्स में ये बता दीजिएगा कि आपने कितने मार्क्स जो है अचीव किए हैं, मतलब कितने आपने 30-40 मार्क्स में सही आंसर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एक यूकैरियोटिक नहीं है? यूग्लिना, या फिर आपका एनाबिना, स्पायरोगायरा, या फिर आपका एगेरिस। तो साथियों एनाबिना ही एक जो है इनमें से एक यूकैरियोटिक जीव होता है। कौन सा साथियों? आपका एनाबिना। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, एनाबिना आपका करेक्ट आंसर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़ना मेरे साथ। बोला गया है कि प्रोकैरियोटिक्स और कई यूकैरियोटिक्स दोनों में समान लक्षण में से कौन सा है? क्रोमैटिन पदार्थ उपस्थित, कोशिका भित्ति उपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, या फिर झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक्स और कुछ यूकैरियोटिक्स कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति क्या है? सामान्य लक्षण होता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, क्या साथियों? कोशिका भित्ति उपस्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, तो सभी का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। निम्न में से कौन सा विकल्प यूकैरियोटिक्स कोशिकाओं के विषय में सही नहीं है? क्या है? यूकैरियोटिक्स कोशिकाओं के विषय में सही नहीं है।
ऑप्शन सुनिएगा, कोशिका भित्ति पेप्टिडेग्लाइकेन्स की बनी होती है, या फिर इनके कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार DNA पाया जाता है। झिल्ली से आवृत कोशिकांग पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टी जो है आपका पेप्टिडोग्लाइकेस की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विभिन्न कोशिकाएं भिन्न माप की होती है। निम्न दी गई कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते क्रम में दर्शाइए तथा निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव आरबीसी या फिर आपका जीवाणु होगा। तो किस तरीके से हम लोग अरेंज करने वाले हैं, पहले होगा आपका माइकोप्लाज्मा, फिर होगा आपका जीवाणु, फिर होगा साथियों शुतुरमुर्ग का अंडा, और फिर होगा आपका नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे लास्ट होगा, मानव आरबीसी, फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए आकार क्या है, जैसे कि आपका जो है माइकोप्लाज्मा का आकार 0.3 होता है। ओके, चलिए माइक्रोमीटर। उसके बाद जो है बात करें जीवाणु का, तो जीवाणु का आकार होता है 5 माइक्रोमीटर। 70 माइक्रोमीटर की बात करें तो जो होता है इसका, और फिर होता है चलिए 150 के अबव, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का। तो इस तरीके से इसके विकल्प को हमने सही तरीके से अरेंज किया है। आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन कोशिका द्रव्य झिल्ली के विषय में सत्य नहीं है। ओके, ये पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। लिपिड द्विक सतह में पाया जाता है। अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता है। सत्य नहीं है, मतलब कौन सा सत्य नहीं है, जो डी है ना साथियों, ये इसमें सत्य नहीं है, बाकी सारे के सारे सत्य है। ओके, क्या होगा, पूरे सभी जो ऑप्शंस है सत्य है, एक को छोड़ के। ओके, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, बोला गया कि कोशिका झिल्ली का तरल कृमिर नमूना किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। अब ज़रा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस क्या क्या हैं। ओके, ऑप्शन से सुनिएगा, आपके समक्ष है कैमिलो गोल्जी, स्लाइडेन स्वान और सिंगर व निकोलस रॉबर्ट ब्राउन। तो जो तरल कृमिर नमूना प्रस्तुत किया था, उस वैज्ञानिक के नाम की बात करें तो काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं, और ऑलमोस्ट मैंने पहले भी इसे पढ़ा रखा है। कौन सा होगा, सिंगर और निकोलस। क्या होगा, सिंगर और निकोलस इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका स्त्रावी कोशिकाओं के लिए सत्य है। गाल्जी उपकरण अनुपस्थित होते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका में क्या होती है, आसानी से अवलोकित होती है। केवल चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका उपस्थित होती है, या फिर आपका स्त्रवी कोशिकाओं का निर्माण
केंद्रक में होता है। तो सभी लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, आंसर जो होती है, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती है उनमें खुरदुरवी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती है। क्या आंसर होगा साथियों? सी आंसर कितने बच्चा ने किया है? राइट आंसर क्या होने वाला है? स्त्रवी कोशिकाओं का निर्माण केंद्रक में होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की बात करें, टोनोप्लास्ट क्या है? क्वेश्चन क्या बोला है? टोनोप्लास्ट क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, हरित लवक की आंतरिक झिल्ली, पादप कोशिकाओं की रसधानी पर पाए जाने वाली एकल झिल्ली या पादप कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली। तो सत्य आंसर की बात करें, पादप कोशिकाओं में रसधानी एकल झिल्ली से जो है आवृत होती है, जो आपका टोनोप्लास्ट होती है। और राइट आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी को, कि पादप कोशिका की रसधानी पर पाई जाने वाली एकल झिल्ली होती है। सी आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किन अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है? फास्ट ग्रीन का, या फिर आपका सेफरेनिन का, एसीटोकार्मिन का, या फिर जेन्स ग्रीन का? तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका? जेन्स ग्रीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है साथियों, क्या है? डी आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित लवणों में से एक लवण हरित लवक को माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न करता है। सही विकल्प आपको चुनना है। झिल्ली का दो सतह में उपस्थित होना, राइबोसोम की उपस्थिति, थाइलेक्लाइड की उपस्थिति, या डीएनए की उपस्थिति। तो जो है लवक माइटोकॉन्ड्रिया में भिन्न है, क्योंकि हरित लवक में संरचनात्मक तत्व थाइलेक्लाइड उपस्थित होता है। तो थाइलेक्लाइड की उपस्थिति ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और सभी लोग जानते हैं और सभी लोग बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है? फास्ट ग्रीन, सेफरेनिन, एसीटोकार्मिन, या आपका जेनस ग्रीन? तो जेनस ग्रीन साथियों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जेनस ग्रीन जो है का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया रंजित करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लक्षणों में से एक लवण हरित लवक को माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न करता है। सही विकल्प का चुनाव करिए। झिल्ली का दो सतहों में उपस्थित होना, सेकेंड की बात करें राइबोसोम की उपस्थिति, थाइलेक्लाइड की उपस्थिति, या डीएनए की उपस्थिति। क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा कि लवक जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होता है, क्योंकि हरित लवक में संरचनात्मक तथा थाइलेक्लाइड उपस्थित होते हैं। तो क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। क्या होगा आपका? थाइलेक्लाइड की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, एक विकल्प चुनिए जो राइबोसोम्स के विषय में सही नहीं है। ठीक है, तो गलत चुनना है, सही नहीं है। एक गलत है, कौन सा है? तो जो राइबोसोम्स है वास्तव में प्रोटीन उद्योग
जो है क्या करते हैं, कहलाते हैं। तो आपका डी जो है रॉन्ग होगा। सही है कि यह 2 उप इकाइयों का बना होता है। ये जो है पॉलीसोम बनाते हैं और संदेशवाहक आरएनए से जुड़े होते हैं। ठीक है, डी बिल्कुल गलत है, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, ध्यान, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिका कंकाल नहीं है। ठीक है, कोशिका कंकाल नहीं है ये बोला गया। तो अंतर कोशिकीय स्थानांतरण या फिर जो है कंकाल नहीं, जी हाँ बिल्कुल यही गलत है। ओके, कोशिका के अंदर कोशिका के आकार व संरचना को बनाए रखता है। सही है। कोशिकांगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और कोशिका की गति। ठीक है, तो आपका बी, सी और डी करेक्ट है। गलत कौन सा है, ए जो है गलत है। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। पादप चलनी नलिका कोशिकाओं तथा अधिकांश आपका इस स्थानीय लाल रुधिर कणिकाओं में समान विशिष्ट लक्षण हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति या केंद्रक की अनुपस्थिति। सत्य आंसर की बात करें, पादप चलनी नलिकाओं और स्थानीय इरिथ्रोसाइट्स दोनों जो है समान लक्षण होते हैं। तो क्या है, केंद्रक की जो है अनुपस्थिति, ये जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रंजक गुणसूत्र को अभिरंजित करने के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है बोला है। तो क्या आंसर होगा आपका, सेफ्रोनिन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सेफ्रोनिन करेक्ट आंसर है। चलिए, तो साथियों आगे देखिए, निम्न का आपको चयन करना है। तारक केंद्र दिया है, आपका पर्णहरिम दिया है, क्रिस्टी दिया है और आपका राइबोजाइम दिया है। तो इन सभी को आपको एक होमवर्क है, आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपने क्या आंसर को क्लिक किया है। और आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। शेयर करना साथियों, और जो है लाइक करना, और इसका आंसर तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताना है। जय हिंद, वंदे मातरम।